तो दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान का जो टेस्ट लिखा था उसके मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि आप लोग इसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। सबसे पहले मैं हिंदी वाली कॉपी दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश वाली कॉपी दिखाऊंगा। एक एक कॉपी दोनों के ऊपर मैं दिखाऊंगा और डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे लिख सकते थे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें आपको मैंने पूछा था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसा ही टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। ये चैप्टर हमारे लोग लक्ष्मीकांत की बुक में अलग से दिया हुआ है। आपको वहीं से ही इसका आंसर लिखना था। वहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक में आपको 17 पॉइंट्स लिखे हुए दिखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं में। आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और प्रयास करेंगे एटलीस्ट आपके 10 पॉइंट्स बनने चाहिए। आपकी विशेषताओं में 10 पॉइंट्स आप तो आपके मिनिमम बनने ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वहीं से लिखे गए हैं और प्रयास करें कि एक लाइन में एक पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक पेज में अधिक से अधिक 17 पॉइंट्स भी लिख सकते थे। तो आपका ये आंसर बहुत अच्छा है। आपको इसी तरीके से लिखना था। ये लक्ष्मीकांत की बुक से लिखा गया है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी लिखना था। सेकंड क्वेश्चन आप जब देख रहे हो कि भारतीय संविधान उधार का बोरा है, तो आपको इस क्वेश्चन में पक्ष आपका पूछा गया है और कोई भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम में एनरोल हो रहा है, तो उसको किसी भी टॉपिक के दोनों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। अब अगर ये क्वेश्चन ने पूछा है क्या भारतीय संविधान उधार का बोरा है, तो कुछ लोगों ने सीधा लिख दिया है हाँ उधार का बोरा है, और कहाँ से क्या क्या लिए हैं उसके नाम लिख दिए हैं और इस तरीके से आपने अपना आंसर को ख़त्म कर दिया है। तो ये एक अच्छा आंसर नहीं है। तो अच्छा आंसर क्या हो सकता है, एक बैलेंस आंसर होना चाहिए। और ये बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश होगा, जब आप दोनों पक्षों के बारे में बताएंगे कि भारतीय संविधान में उधार के बोरा बोला जाने के पक्ष में तर्क और भारतीय संविधान की मौलिकता के पीछे तर्क, दोनों तर्क आपको देना पड़ेगा। भारतीय संविधान के मौलिक उधार के बोरा के पक्ष में तर्क जब आप दोगे, उसमें आप लिखोगे कि बहुत सारे जो संविधान के प्रावधान हैं वो हमने विदेशी संविधान से ग्रहित किया है, जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये यहाँ से लिया है, संघीय यहाँ से लिया है, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता कहीं से लिया है, न्यायिक स्वतंत्रता अमेरिका से लिया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया है। ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करोगे और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, 2 लाइन में बस, उससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद आप जब लिखोगे कि, तो मैंने आपको इसका इंट्रो नहीं बताया ना, इंट्रो में आप ये लिखोगे कि जब संविधान में कुछ भी मौलिक स्वनिर्मित ना हो, सब कुछ आयातित और ग्रहित हो, तो इस संविधान को उधार का बोरा कहा जाता है। भारतीय संविधान पर भी ऐसे आरोप लगते आते हैं। इस स्थिति में इसका परीक्षण करना आवश्यक है। ये आप इंट्रो में लिखोगे। उसके बाद आप हेडिंग दोगे कि भारतीय संविधान का उधार का बोरा कहे जाने के पक्ष में तर्क। आप बताओगे कि ये पार्ट हमारे कहाँ कहाँ से ली गए हैं, 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसी हेड मेन पॉइंट क्या, फर्स्ट पॉइंट आपने दिया यहाँ पे लाइन के इस साइड, पक्ष में तर्क आपने हेडिंग दिया और 1.1 या फिर इसको आप दूसरे रोमन से लिख दिए 2 और 3। तो 2 में आप लिख सकते हो कि संविधान सभा के जितने सदस्य थे वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं गए थे, उनकी नियुक्ति की गई थी या उनका चुनाव नहीं हुआ था, वो बस मनोनीत सदस्य थे। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनका भी जनता द्वारा सीधा चयन न करके राजा द्वारा मनोनीत किए गए थे। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश कानून कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ये आप पॉइंट्स लिख सकते हो। इस तरीके से आपने 3 से 4 पॉइंट पक्ष में तर्क बताया कि इसे उधार का बोरा क्यों का बोले जाने का पक्ष में तर्क क्या है। उसके बाद आप सेकंड हेडिंग दोगे कि भारतीय संविधान के उधार का बोरा बोले जाने के विपक्ष में तर्क, या फिर आप इसको हेडिंग दे सकते हो
भारतीय संविधान के मौलिकता के पक्ष में तर्क। इसमें आप बता सकते हो कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान, या फिर आप इसमें इंट्रो में ही लिख सकते हो कि हम लोगों ने विदेशियों, या फिर एक पॉइंट, हाँ पॉइंट्स लिख सकते हो, कंक्लूजन तो हम लोग अपने विचार रखेंगे। पॉइंट्स में आप लिख सकते हो पहला पॉइंट कि हम लोगों ने विदेशियों से जो लिया उसे जस का तस अपनाया नहीं, उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वीकार किया है। जिसमें आप लिखोगे कि भारत में धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है, कट्टर समाजवाद नहीं लोकतांत्रिक समाजवाद है, संघ नहीं यूनियन की अवधारणा ली गई है। सेकंड पॉइंट बताओगे, समाजवाद को स्थापित करने के लिए हमारे देश में वंचित वर्गों को संरक्षण आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर आप पॉइंट्स दोगे कि सभी धर्मों के संरक्षण के लिए उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया गया है। फिर आप पॉइंट्स नेक्स्ट दोगे कि हमारे संविधान में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचार भी दिखते हैं, जैसे गांधीवाद नेहरूवाद, ये सब आपको मिलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श दिखते हैं, जैसे स्वतंत्रता समानता न्याय बंधुत्व। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि भारतीय संविधान में सिर्फ क्या करना है यह न बताकर कौन करेगा कैसे करना है इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे विपक्ष में तर्क आप बताओगे। उसके बाद आप कंक्लूड करोगे निष्कर्ष में 3 लाइन आप जिस तरीके से लिखा गया है आप निष्कर्ष में ज़रूर लिखोगे कि किसी भी देश का संविधान उसके वहाँ के परिस्थिति के अनुसार बनाया जाता है। भारतीय संविधान भी भारतीय परिस्थितियों का एक दर्पण है और इसमें समय के अनुसार बदलाव होता जाता रहा है और ज़रूर इसमें हमारे कई सारे प्रावधान को विदेशों से आहरित किया गया है, लेकिन इसे उधार का बोरा कहा जाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे प्रावधान हमारे मौलिक हैं और इसे हमारे स्थानीय परिस्थिति के अनुसार बनाया गया है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान की प्रकृति और उद्देश्यों की व्याख्या करना है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति आप प्रस्तावना जब पढ़ोगे, प्रस्तावना में शुरू में जो दिया गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये क्या है संविधान की प्रकृति है। तो ये संविधान की प्रकृति अगर आपको कहीं पे भी पूछता है संविधान की प्रकृति, तो आपको ये 5 पॉइंट्स हेडिंग वाइज लिखना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एक लाइन में। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। उसके बाद भारतीय संविधान के उद्देश्य जो बताया प्रस्तावना में हमने लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता और बंधुत्व, ये 4 हमारे उद्देश्य हैं संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। तो आपको ये क्लियर रटा होना चाहिए और आपको इसी तरीके से ही आंसर इसमें लिखना चाहिए था। तो आपने प्रस्तावना में प्रकृति में हम प्रभुता ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं और उसको एक्सप्लेन किया है और उद्देश्य को 4 पॉइंट्स लिख के एक्सप्लेन किया है। ये भी बहुत अच्छा आंसर है, तो इस तरीके से ही आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रस्तावना लिखें, इसकी वैधानिक स्थिति को बताएं। तो आपने प्रस्तावना तो पहले लिख दिया, नेक्स्ट आपका आंसर था वैधानिक स्थिति के बारे में। तो वैधानिक स्थिति में आपको सबसे पहला लिखना था कि यह संविधान का भाग है या हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आप लिखोगे, इसमें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि संविधान का पार्ट कैसे है, जिसमें आप बताओगे कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना था। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था। यहाँ पे लिखने वाली बात यही है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट बता रहा हूँ। क्या हुआ था सन 1950 में 1950 में क्या हुआ था, गोपालन केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 1967 में एक केस हुआ था बेरुवारी केस।
बेरुवारी केस 1967 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना जो है वो मार्गदर्शक दस्तावेज है, मार्गदर्शक दस्तावेज माना था, लेकिन बोला कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। अब चूंकि हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जो संविधान का हिस्सा होगा उसी में संशोधन कर सकते हैं, तो ये 1950 और 1967 ये दो केस संविधान का हिस्सा प्रस्तावना को नहीं बताते थे, इसलिए तब तक प्रस्तावना में कोई संशोधन किया ही ना जा सका था। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के जजमेंट को बदल दिया और बोला कि ये संविधान का हिस्सा है। अब चूंकि ये संविधान का हिस्सा हो गया, अब ये क्या हो गया, संशोधन योग्य हो गया। तो आप सेकंड हेडिंग क्या लिखोगे, संशोधन योग्य। इसमें आप बताओगे कि प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा होने के कारण संशोधन योग्य है, जिसके कारण 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसमें 3 वर्ड जोड़े गए हैं। क्या क्या, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं। तो ये संशोधन योग्य है, संविधान के भाग हैं, हिस्सा है। तो इस तरीके से आप इसमें हेडिंग देके आप एक्सप्लेन कर सकते थे। उसके बाद आप तीसरा लिख सकते हो सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में। तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय को जब भी संविधान को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, तब वह प्रस्तावना को ही अपना मार्गदर्शक मानता है। तो ये आपकी इसकी वैधानिक स्थिति के बारे में इस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी। यहाँ पे आपने थोड़ा सा गलत लिखा है, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बाकी कंटेंट सही है। उसके बाद आपको पूछा है प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता शब्द के बारे में लिखना है। तो प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता शब्द के बारे में लिखने के लिए पूछा है। इसको मैं इंग्लिश वाली जो कॉपी आएगी उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको इसमें कैसे लिखना चाहिए था। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कि स्वतंत्रता शब्द के बारे में आप क्या क्या लिखेंगे। स्वतंत्रता प्रस्तावना में पूछा है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, पहला है क्या, विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा है उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा। एक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इनको क्या करना था, ये जितने पॉइंट्स स्वतंत्रता के लिखे हुए हैं प्रस्तावना में, उनको 1 2 3 4 5 करके हेडिंग लिखना चाहिए था और एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहिए था। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। और इसको साथ में ही अगर चाहो तो आप लिख सकते थे कि विचार की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार के आर्टिकल, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक में स्वतंत्रता के अधिकार को समझाया गया है। फिर आप थोड़ा सा 2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि स्वतंत्रता में बंधन दे सकते हो, लिमिटेशन दे सकते हो, क्योंकि स्वतंत्रता आत्यांतिक नहीं है, इसमें परिसीमित किया गया है, इसमें कुछ युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। फिर आप बता सकते हो कि मानहानि, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसके कारण स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ कंप्रोमाइज़ किया गया है, उस पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के रिट अधिकारों के बारे में आपने लिख रहे हैं। तो आप रिट अधिकार में किसी व्यक्ति, संगठन, राज्य को दिया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है, वह लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का देते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं। बस
3 लाइन से ज़्यादा कभी भी आप इंट्रो लिखने की कोशिश मत करना। 3 लाइन हो गया सफिशिएंट है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंट्रो लिखोगे आपका मेन कंटेंट छूटता जाएगा। आपने उसके बाद लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, एक और है अधिकार परीक्षा, इन्होंने उसको लिखा, तो ये भी अच्छा आंसर है, इसी तरीके से लिखना चाहिए था। उसके बाद आपने लिखा मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक टिप्पणी करना है। तो आलोचनात्मक टिप्पणी जब भी आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको हमेशा इसके दोनों पक्ष लिखने होंगे। मूल अधिकारों से सशक्तिकरण, आप पहला हेडिंग दोगे, थोड़ा सा तो इंट्रो में आप लिखोगे कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक 6 भागों में बताया गया है, इसके आलोचनात्मक परीक्षण निम्न है। फिर आप पहला पॉइंट्स लिखोगे जिसमें आप बताओगे हेडिंग लिख के कि मूल अधिकारों से व्यक्ति का अधिकारों का संरक्षण, व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण या सशक्तिकरण, ये आप हेडिंग दोगे। मूल अधिकारों से व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण या सशक्तिकरण, इसमें आप बताओगे कि कौन कौन से आर्टिकल के तहत कौन कौन से मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं। इस आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है, अस्पृश्यता को हटाने के लिए, उपाधि को हटाने के लिए, तो आप इसमें समानता का अधिकार, उपाधियों के, ये धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है, वाक अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। ये सब अधिकारों को पॉजिटिव जो जो चीज़ें हैं आप लिखोगे। फिर आप सेकंड पॉइंट्स दोगे कि मूल अधिकारों का सीमित किया जाना है ना? मूल अधिकारों पर निर्बंधन या प्रतिबंध, ये आप हेडिंग दोगे। उसके बाद या मूल अधिकारों की सीमाएं, ये आप हेडिंग दे सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे कि ये इसमें जो भी पॉइंट्स इन्होंने लिखा है, आपातकाल के दौरान ये निलंबित कर दिया जाता है, इसमें ये स्थायी नहीं है, इसमें भी संशोधन किया जाता है। जैसे संपत्ति का जो अधिकार था आर्टिकल 31, उसको हटा दिया गया था, ये स्थायी नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कई शब्द क्या हैं स्पष्ट नहीं है, तो उसके कारण भी लोगों को समस्या होती है। सामाजिक आर्थिक अधिकारों का अभाव है, व्यापक सीमाएं हैं। फिर आप बताओगे कि इनको मूल अधिकारों के लिए बचाव के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट। तो मांगी न्याय व्यवस्था आप लिख सकते हो, मांगी न्याय व्यवस्था लिख सकते हो सीमा में। फिर आप लिख सकते हो बहुत सारे पॉइंट्स, आपको जो भी इसमें नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं सबको लिखोगे। उसके बाद आप कंक्लूजन जरूर दोगे, इसमें आपको निष्कर्ष देने की बहुत आवश्यकता है। निष्कर्ष भी आप 2 से 3 लाइन में लिखोगे। जिस तरीके से आप इंट्रो कितने लाइन में लिखोगे, 2 से 3 लाइन में, मेन बॉडी लिखोगे 2 पॉइंट्स, 2 हेडिंग बना के, उसके बाद निष्कर्ष भी 2 से 3 पॉइंट्स बना के लिखोगे। और ये जिस तरीके से यहाँ लिखा है, कुछ लोग पूछते हैं कि लाइन को पूरा भरना होता है क्या, जैसे इन्होंने यहाँ छोड़ दिया, और कुछ लोग बोलेंगे यहीं से 3 पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये इन्होंने जैसे लिखा है इसी तरीके से अच्छा तरीका होता है लिखने का। कुछ लाइन छूटते हैं तो छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि लाइन का एक एक कोना भरा हो, ऐसा नहीं लिखते हैं। स्पष्ट लिखे, थोड़ा कम लिखे भले ही, लेकिन स्पष्ट लिखे। ये बहुत अच्छे से इन्होंने पॉइंट्स वाइज लिखे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स देना था वो नहीं दिए हैं। 2 पॉइंट्स आप हेडिंग देके एक्सप्लेन करेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि मूल अधिकार व्यक्तियों को और भारत के लोगों को अधिकार सुनिश्चित करता है, उन्हें सशक्त करता है। इन पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, क्योंकि मूल अधिकार इतने नहीं दिए जा सकते कि वह दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों पर भी के अधिकारों का उल्लंघन हो। इसलिए देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए जितने आवश्यक इसमें प्रतिबंध लगाने चाहिए थे उतने लगाए गए हैं, ताकि दूसरे के अधिकारों को भी सुरक्षित किया जा सके। मूल अधिकारों के कारण ही भारत में व्यक्तियों में सशक्तिकरण आया है, उनमें समानता, स्वतंत्रता की भावना जागी है। और फिर आप अंतिम में एक लाइन भी लिख सकते हो कि मूल अधिकारों को नाम देके कि इन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। इस तरीके से आप ख़त्म करके आपका बॉडी आंसर का बनेगा। तो इस तरीके से आप, जैसे मांगी न्याय है, निवारक, निरोध है, सुसंगत, ये सारे पॉइंट्स को आप लिखोगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया। इसके पॉइंट्स आप इसी तरीके से लिखेंगे। बहुत अच्छा आंसर इन्होंने लिखा है।
मेन चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया। अब देखो विधि कौन बनाता है? विधि बनाता है विधायिका। विधि बनाया विधायिका, और विधायिका जो भी विधि बनाएगा उस विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होगा उसके हिसाब से हमारा प्रशासन चलेगा। ये मुख्य बात है। विधि द्वारा जो विधायिका द्वारा जो विधि बनाया, अब विधायिका अगर विधि बना दिया कि 16 साल से नीचे के जो व्यक्ति हैं अगर वो बलात्कार करते हैं उनको फांसी देना है, ये विधि बन गया। तो ये विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके हिसाब से अगर काम प्रशासन चलता है तो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये विधायिका बनाती है। तो और दूसरा क्या है? यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया बोलता है कि विधि जो होगा वो सर्वोच्च है। अगर गलत विधि बनाओगे तो वो नलीफाई कर दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ पे विधायिका के काम को सर्वोच्च नहीं बोला गया है, विधि को सर्वोच्च बोला गया है, जो सही विधि हो। जो इसके लिए क्या होता है? आधारभूत संरचना, संविधान के आधारभूत संरचना में बताया गया है कि ये हमारा संविधान का आधारभूत संरचना है। इसको आप हनन करने वाला कोई विधि बनाओगे तो उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये बोलता है यथोचित विधि प्रक्रिया में। तो आपका क्या हो गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं? इसमें सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों पे नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका को जो बोला जाता है विधायिका के द्वारा वो करता है, क्योंकि विधि कौन बनाया है? तो इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण होता है, विधायिका के कार्यों पर नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में विधायिका सर्वोच्च होती है, जो विधि का निर्माण करती है, उसके कार्यों पे कोई निर्बंधन नहीं होता है। और इसको हमसे कहाँ से लिया था वो आप लिख सकते हैं अंतर में, और ये ब्रिटेन से लिया है हम लोगों ने, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और यथोचित विधि प्रक्रिया में क्या होता है? विधायिका अगर कोई गलत कानून बनाएगा तो उसको भी नलीफाई कर दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो बनाया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने नलीफाई कर दिया था, भले ही वो विधायिका ने बनाया था। क्यों? क्योंकि वो यथोचित विधि प्रक्रिया नहीं थी, आधारभूत संविधान के आधारभूत संरचना को ठेस पहुंचाती थी, इसलिए उसको नलीफाई कर दिया गया। इसलिए यथोचित विधि प्रक्रिया में विधायिका के कार्यों के साथ साथ कार्यपालिका के कार्यों पर भी नियंत्रण किया जाता है। ये मूल अंतर है इसमें, और ये यथोचित विधि प्रक्रिया हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, ये अंतर है। तो 1973 से पहले विधायिका जो बनाती थी उसके हिसाब से काम होता था, तो हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से काम करते थे। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में जब उसके बाद से जब शायद 1981 में आया था संविधान के आधारभूत, नहीं 73 में ही आ गया था, तो आधारभूत संरचना आने के बाद यथोचित विधि प्रक्रिया के अनुसार हमारा देश में प्रशासन चलता है। यदि विधायिका गलत कानून बनाएगी तो उसे भी नलीफाई कर दिया जाएगा। तो अब हमारे देश में विधायिका के काम के साथ साथ कार्यपालिका के काम के साथ साथ विधायिका के कार्यों पर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो ये आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 के निलंबन के बारे में बताना है। तो आप देखोगे कि अनुच्छेद 19 क्या है? मूल अधिकार है, और मूल अधिकार के निलंबन की किस स्थिति में होती है ये आपको बताना है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन दो मेन कारण हैं, उसको आपको हेड पॉइंट से लिखना है। पहला, आपातकाल के दौरान। तो आप लिखोगे कि अनुच्छेद 352 के तहत आप जब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगती है, जिसमें कारण क्या होता है? बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। तो जो सशस्त्र विद्रोह है उसको छोड़ दो, बाकी जो दो मेन कारण हैं जिसके कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जिसमें युद्ध और बाह्य आक्रमण होगा, इसके कारण अगर हमारे देश में आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 352 में आपातकाल लगा, जिसके कारण आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है,
जब भी 352 एक्टिवेट हुआ तो आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाता है। और आर्टिकल 358 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 सस्पेंड, आर्टिकल 19 सस्पेंड। और आर्टिकल 359 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे सस्पेंड, सारे निलंबित। तो आर्टिकल 352 के तहत अगर आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 359 को ऑटोमेटिकली निलंबित एक्टिवेट नहीं होता है, इसको अलग से ऑर्डर पास करना पड़ता है कि आपातकाल लग गया है। तो अब आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल को अब निलंबित कर दिया जाता है, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो यहाँ ये ध्यान करने वाली बात है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखना। तो एक इस स्थिति में आर्टिकल 19 निलंबित किया जा सकता है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। दूसरा पॉइंट्स आप लिखोगे आर्टिकल अनुच्छेद 39 ख और 39 ग के प्रावधानों को लागू करने के दौरान निलंबित होता है। ये दो हेडिंग दोगे। इसमें आप लिखोगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 31 ग है, अनुच्छेद 31 ग, अनुच्छेद 31 ग में कहा गया है कि, और इसको ये मूल संविधान में नहीं था, तो अनुच्छेद 31 ग में इसको जोड़ा गया है बाद में। इसमें ये कहा गया था कि इसको जोड़ा गया था 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इसको जोड़ा गया है। और इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 31 ग में बोला गया है, इसको जोड़ा गया था इस अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में जो प्रावधान लिखे गए हैं उनको लागू करते समय अगर आर्टिकल 14 और 19 का हनन होता है तो हो जान दो। इस आधार पर उसको सर्वोच्च न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। ये पॉइंट्स लिखा हुआ है वहाँ पे। तो इस दो केस में आर्टिकल 19 का निलंबन सीधा सीधा हो जाता है। इसके अलावा आप लिख लो एक अगर आपके पास और कोई पॉइंट्स होते हैं तो। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करके लिखना था और इस तरीके से ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। ये मैंने आपको बताया हिंदी की कॉपी। अब मैं आपको इंग्लिश की कॉपी बताता हूँ। तो देखो, अब हम लोग इंग्लिश वाले जो कॉपी है उसमें मैं बताता हूँ मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने लेंग्थिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज़। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक पेज मिलेगा लिखने के लिए। आप ट्राई करें एटलीस्ट आप 10 पॉइंट्स ज़रूर लिखें। आपके मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स आपने कितने आंसर में लिखे हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने 8 में रोक दिया। ट्राई करते कि कुछ अपने सेंटेंस को इस तरीके से फ्रेम करते कि ये जो एक्सप्लेन किए हैं वो एक लाइन में कंप्लीट हो जाता, तो ये इनके पास स्पेस और होता और ये 9 और 10 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स और ऐड कर पाते। अगर जब ये 10 पॉइंट्स लिखते तो इनको नंबर ऑफ़ मार्क्स थोड़े से इंप्रूव हो जाते। तो आप प्रयास करें थोड़े ज़्यादा नंबर पॉइंट्स, ये जैसे यहाँ पे लिखे हैं 10 पॉइंट्स इन्होंने लिखा है, लेकिन आपको एक ही पेज मिलेगा। तो आप इस तरीके से फ्रेम करें कि आपको एक पेज में ही 10 पॉइंट्स बन जाए। तो ये उसके बाद है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक ऑफ बोरोड। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों में आर्गू करना है इन द फेवर ऑफ बोरोड एलिमेंट, और सेकंड है इसके अपोज में आपको सेंटेंस लिखना है कि नहीं जेन्युइन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज ए जेन्युइन कॉन्टेक्स्ट। तो दोनों एस्पेक्ट्स में लिख के कंक्लूजन आपको देना है, जैसे मैंने आपको हिंदी वाली कॉपी में एक्सप्लेन किया था। जैसे इन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कॉन्क्रेंट लिस्ट, एक ही एस्पेक्ट्स को कवर किया, जिसमें क्या बताया है कि फॉरेन से ही सारी बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया है। लेकिन बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि आपका जो असेंबली बना था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, वो कैबिनेट कमेटी के अकॉर्डिंग बना था। उसमें जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, वो नॉमिनेटेड थे। ये सारे पॉइंट्स को भी आपको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। बाकी
कि ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन में तो आप अच्छे कंटेंट लिखें, थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, बाकी कंक्लूड करके इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया था नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये हेडिंग लिखना था और एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना था, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इसमें जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इस तरीके से हेडिंग इन्होंने लिखा है और एक्सप्लेन किया है। ये बहुत अच्छा आंसर है इनका, तो ये वेल डन है। उसके बाद इन्होंने प्रीएम्बल लिखा है और लीगल अथॉरिटी के बारे में बताया है। प्रीएम्बल लिखा है इन्होंने, उसके बाद लीगल अथॉरिटी में नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, हिंदी वाले भी यहाँ से लिख लेना, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, संविधान का हिस्सा है, और गाइडिंग प्रिंसिपल है, मार्गदर्शक सिद्धांत है, कैन बी अमेंडेड है। ये सब हम लोगों ने वहाँ पे पॉइंट में देखा था, बहुत अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा आंसर है इनका। राइट अबाउट द वर्ड फ्रीडम डिस्क्राइब्ड प्रीएम्बल लिबर्टी। तो मीनिंग ऑफ लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये बताया है। सबको एक एक पॉइंट्स में, एक एक लाइन में एक एक पॉइंट्स दिया और एक एक में एक्सप्लेन किया। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसी तरीके से ही एक्सप्लेन करना था। और कुछ लोग, मैंने फिर से बता रहा हूँ, सारे लाइन को भरने की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ पे ख़त्म हो गया उसको छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। फिर इन्होंने फंडामेंटल राइट में जो फ्रीडम बताया है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा एक आस्पेक्ट जो लिमिटेशन वाला कंटेंट है उस पर भी अगर आप बात कर लेते तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता, तो ये भी अच्छा आंसर है इनमें। रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिट पावर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स, इसमें इन्होंने कुछ विद्वानों के नाम भी आप लिख सकते थे कि इन्होंने रिट पावर को क्या बोला है, वो आप देखना लक्ष्मीकांत की बुक में, कि उन्होंने रिट पावर को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, कि इन्होंने बोला है, उनका नाम लिख के आप इसको इंट्रो में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ने हैबियस कॉर्पस 4 रिट के बारे में लिखा, मीनिंग बताया और पर्पस बताया, सबके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो ये भी बहुत अच्छा आंसर है, इसको भी आप देख सकते हो। 5 कोआवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से, ये पांचों रिट के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर कमेंट क्रिटिकली ऑन फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के बारे में बताया, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते थे, स्ट्रेंथ के बारे में बताया और बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लिमिटेशन, नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक्सपेंसिव रेमेडी, नो क्लैरिटी, नो परमानेंसी, तो ये बहुत अच्छा है, दोनों एस्पेक्ट्स को लिखा है, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप दो लाइन में आप कंक्लूजन भी यहाँ पे ऐड करोगे, जो मैंने आपको हिंदी वाले कॉपी में बताया था उस तरीके से ही आप लिखोगे यहाँ पे। फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोसीडर एस्टैब्लिश बाई लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो दोनों के बारे में इन्होंने लिखा है। ट्राई करेंगे यहाँ पे पॉइंट्स देने का, 1, 2, 3 एंड 4, ट्राई टू ऐड मोर पॉइंट्स, एटलीस्ट ट्राई टू ऐड एटलीस्ट 6 to 8 पॉइंट्स। आप गूगल करिए, गूगल से पॉइंट्स निकालिए और इसमें और एड ऑन करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से इन्होंने आंसर लिखा है, 5 पॉइंट्स इन्होंने लिखा है, 5 पॉइंट्स, तो इस तरीके से इनका आंसर था। और सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, तो मैंने पहले वाले हिंदी वाले आंसर में बताया था 2 पॉइंट्स, एक सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, जो आर्टिकल 358 को एक्टिवेट करता है और 19 को सस्पेंड करता है। सेकेंड होगा आर्टिकल 39C और D को इम्प्लीमेंट करने के कारण, तो ये 2 पॉइंट्स को मेजरली आप इंक्लूड करोगे, बाकी तो ठीक है। तो इनका भी कॉपी बहुत अच्छा था, इन 2 कॉपी से और मेरे एक्सप्लेनेशन से जो आप सीख सकते हैं उसको देखिए और अच्छे से इसको आंसर को लिखने की कोशिश करिए। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, हम लोग
कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आंसर लिखेंगे, लगभग आप मान के रखो कि मैं आपको 70 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिखवाऊंगा, और वो आप अगर अच्छे से लिख चुके होंगे तो आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स बन जाएंगे, और आपको वही पढ़ना है और वो आपका नोट्स बन जाएगा। फिर आपको कोचिंग के भी मटेरियल नहीं ढूंढने पड़ेंगे, ना आपको बाद में लक्ष्मीकांत की भी बुक पढ़नी पड़ेगी। तो आप मेंस के लिए कम्प्लीटली रिलाई हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहेगा, फिर मिलेंगे एक नए पार्ट 2 वाले वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।